नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रेगुलर बेसिस पर डिफेंस रिलेटेड वीडियो देखते रहते हैं या रिसेंटली रफाल को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बाद इसमें आपको इंटरेस्ट आया है। तो बात यह है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 रफाल फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक प्रपोजल को दिया गया है जिसकी टोटल कॉस्ट अभी $22 बिलियन के आसपास होने वाली है। और इसी बात को लेकर डिफेंस सर्कल में भिन्न भिन्न प्रकार के मंतव्य सामने आ रहे हैं। कुछ इस डील के पक्ष में है तो कुछ इसके विपक्ष में है। अब आखिर कारण क्या है कि कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 रफाल को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर एक्वायर करने का प्रपोजल दिया गया है। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो नंबर है ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के नंबर के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। यानी कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर 114 रफाल को खरीदने का फैसला किया जाता है तो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा या एक तरीके से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में रफाल को विनर मान लिया जाएगा। अब शुरू से ही मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट में दो ही एयरक्राफ्ट फिट हो रहे थे, जिसमें से एक यूरोफाइटर टाइफून था और दूसरा रफाल था, जिसमें से एंड में रफाल को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन तब 126 की जगह पर बस 36 रफाल को खरीदने का प्लान किया गया था और एक बार फिर से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फ्लोट कर दिया गया था। और 2007 से लेके आज तक गोल गोल करके मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फ्लोट और रिफ्लोट किया जा रहा है, जिसमें हर बार रफाल ही इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को मैच कर पा रहा है। तो ऐसे में जब हमें शुरू से ही पता था कि हमें यही एयरक्राफ्ट चाहिए था तो पिछले 17 सालों से हम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फाइनल क्यों नहीं कर रहे हैं। और अभी जब हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 29 तक गिरने वाली है तो हड़बड़ी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने का क्या मतलब बनता है, जबकि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने का प्लान किया गया था। और मेजॉरिटी डिफेंस एक्सपर्ट्स जो रफाल डील को लेकर सवाल कर रहे हैं वो इसी पॉइंट पर सवाल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिस डील को प्रपोज किया जा रहा है उसमें रफाल की यूनिट कॉस्ट हमें $193 मिलियन से लेके $194 मिलियन के आसपास पड़ने वाली है, जिसमें 60% के आसपास इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, वेपन सिस्टम अपग्रेड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होने वाली है। जबकि सेम टाइम पर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर किए गए बाकी एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो SU-35 की यूनिट कॉस्ट हमें $85 मिलियन के आसपास पड़ने वाली है। यूरोफाइटर का यूनिट कॉस्ट $130 मिलियन के आसपास पड़ने वाली है। ग्रिपेन ई का $80 to $90 मिलियन के आसपास पड़ने वाले और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का $80 मिलियन के आसपास पड़ने वाली। और हम अभी फ्लाईवे कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें रफाल हमें सबसे ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। इवन F-35 की अगर बात करें तो इसका ओवरऑल कॉस्ट हमें $130 मिलियन के आसपास ही पड़ने वाला है, जिसमें वेपन पैकेज और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल रहेगा। तो ऐसे में एक 4.5 जनरेशन फाइटर के लिए लगभग $200 मिलियन पे करना कितना सूटेबल होने वाला है, इसको लेकर अभी सवाल किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये कि 2016 में जब रफाल को खरीदा गया था तो जिस कारण की वजह से हमने रफाल को खरीदा था, क्या रफाल हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाया है। अगर आपको याद होगा 2016 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच डॉग फाइट हुआ था, तब इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर हमारे पास अभी रफाल एयरक्राफ्ट मौजूद होता तो हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की आधे से ज़्यादा स्ट्राइक पैकेज को मार के गिरा सकते थे, क्योंकि तब हमारे पास SU-30 MKI में अस्त्र मिसाइल इंटीग्रेट नहीं हुए थे और R-77 का रेंज बस 80 किलोमीटर तक ही लिमिटेड था और पाकिस्तान के F-16 में एमराम मिसाइल लगे हुए थे जिनका रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास था, जो कि उनको इंडियन एयरफोर्स के ऊपर BBRH को प्रोवाइड कर रहे थे। और इसी वजह से भारत की तरफ से रफाल और मिट्योर मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया था ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर BBRH को मेंटेन किया सकेगा। यानी कि शुरू से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रफाल को एयर टू ग्राउंड अटैक ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि एयर सुपियोरिटी को मेंटेन करने के लिए खरीदा गया था, यानी कि BVR बैलेंस को मेंटेन करने के लिए खरीदा गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल से एक भी मिट्योर मिसाइल फायर नहीं किया गया था और इसके पीछे क्या कारण थे अभी तक ये सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है, स्पेकुलेट किया जा रहा है कि अभी तक रफाल में मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया गया और मिट्योर मिसाइल के बिना रफाल MiG-21 के खिलाफ भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी के हालात में MiG-21 के साथ हम R-77 की एडवांस वर्जन का इस्तेमाल करते हैं जिसका रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। और जबकि मिट्योर के बदले अभी रफाल में माइका मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका रेंज 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। तो ऐसे कंडीशन में BVRH हमेशा MiG-21 के पास ही रहने वाला है, क्योंकि अगर आप एयरक्राफ्ट को मिसाइल ही नहीं दोगे
तो आपके पास जितने भी एडवांस एवियोनिक्स हो या रडार हो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। इवन F-35 या F-22 भी बिना मिसाइल के कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 2016 में डील होने के बाद और 2022 तक सभी रफाल की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद 2025 तक रफाल में मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया गया था। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है क्योंकि 2016 में रफाल डील में बात बताया गया था कि रफाल इस वजह से महंगे होने वाले क्योंकि इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किया गया जिसमें मीटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन भी शामिल था। इसके बाद अभी कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इसने पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल को जैम कर दिया था। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई PL-15 मिसाइल के अवशेष को भारत के अंदर पाए गए थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रफाल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने PL-15 को जैम किया था क्योंकि हम जब इतना महंगा सिस्टम खरीद रहे हैं तो वो काम तो करेगा ही। इवन हमारे पुराने Su-30 MKI 2019 में बिना स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 5 एमराम मिसाइल को डॉच कर चुके हैं। लेकिन सवाल वहीं पर अटक जाता है कि हमने रफाल को मीटियोर मिसाइल की वजह से खरीदा था और पाकिस्तान ने रफाल और मीटियोर मिसाइल को काउंटर करने के लिए चाइना से J-10C और PL-15 मिसाइल को एक्वायर किया था। लेकिन रियल फाइट में पाकिस्तान की तरफ से अपनी PL-15 को फायर किया गया था लेकिन हमने एक भी मीटियोर मिसाइल फायर नहीं किया था। तो ये बात कहीं ना कहीं रफाल की कैपेबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि 2019 में भी एयर ऑपरेशन के दौरान हमारे फाइटर जेट को डिफेंसिव रहना पड़ा था और 2025 में भी रफाल और मीटियोर मिसाइल के होते हुए भी हमें एयर कॉम्बैट में डिफेंसिव जाना पड़ा था। और ये भी एक मेजर कारण है जिस वजह से अभी इतनी बड़ी मात्रा में रफाल को खरीदने को लेकर सवाल किया जा रहा है। इसके अलावा अभी अगर 114 रफाल को ऑर्डर किया जाता है तो इनकी डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर भी सवाल किया जा सकता है क्योंकि पहले से डसॉल्ट के पास लगभग 300 के आसपास रफाल का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है और 2026 तक डसॉल्ट डिवीजन की तरफ से अपनी प्रोडक्शन रेट को 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है जो कि अभी 24 के आसपास है। लेकिन फिर भी इस रेट में एग्जिस्टिंग ऑर्डर को क्लियर करने में 7 से 8 साल का समय लगने वाला है। तो अगर अभी भारत की तरफ से रफाल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो हमें 2033 के बाद ही डसॉल्ट की तरफ से रफाल को डिलीवर करना स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि अगर अभी इनको भारत में बनाया जाएगा तो इनकी प्रोडक्शन को 3 से 5 साल के अंदर ही स्टार्ट करना संभव हो सकता है जिसमें 60% के आसपास कंपोनेंट भारत में बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी डसॉल्ट के ऊपर काफी प्रेशर रहने वाला है। अभी एक और प्रॉब्लम यह भी है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जो प्रपोजल दिया गया था उसमें एक ही बार में 90 से लेके 114 रफाल को खरीदने का प्रपोजल दिया गया है जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक बार में सारे रफाल को खरीदने के बदले बैच वाइज में इनको एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। अब हालांकि इसमें सेम नंबर की एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है लेकिन दोनों प्रपोजल में कई मेजर डिफरेंस होने वाली। पहला ये कि अगर हम एक साथ 114 रफाल को खरीद लेते हैं तो ये एक बल्क ऑर्डर होने वाला है जिसकी टोटल कीमत 20 से 22 बिलियन डॉलर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन ऐसा करने से हम आज की रेट में ही सारे एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले हैं जिनको आज से लगभग 8 से 10 साल के बाद भी अगर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाता है तो आज के प्राइस पर डिलीवर किया जाएगा। लेकिन बैच वाइज मैनर में खरीदने से हमें भले ही एक टाइम पर कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लेकिन बाद में जब हम सेकेंड और थर्ड बैच को ऑर्डर करेंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से सेम एयरक्राफ्ट का प्राइस थोड़ा बढ़ गया होगा। साथ ही बैच वाइज ऑर्डर करने में एयरक्राफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइन भी थोड़ा डिले होने की उम्मीद किया जा सकता है जबकि एक बार बल्क ऑर्डर करने से जब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं होता है तब तक प्रोडक्शन को जारी रखा जा सकता है। लेकिन बैच ऑर्डर करने में एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहले बैच और दूसरे बैच में ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट में टेक्निकल अपग्रेड मौजूद होने वाले यानी कि दूसरे बैच में ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट उस समय की टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले जो कि वक्त के साथ साथ थोड़ा अपडेटेड होने वाले। लेकिन बल्क ऑर्डर करने में हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलने वाली यानी कि बल्क ऑर्डर करने में अगर डिलीवरी कंप्लीट होने में 8 साल का समय लगता है तो 8 साल बाद भी हमें जो एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जाएगा तो वो आज की डेट की टेक्नोलॉजी होने वाली। अब फिलहाल ये वक्त आने पर ही पता चलने वाला है कि गवर्नमेंट की तरफ से किस प्रपोजल को फाइनल किया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर को कैंसिल करके एक ही बार में 114 रफाल को खरीदना सही डिसीजन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, या फिर आपका जो भी मंतव्य आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।